नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं। इसकी तीसरी इकाई में हम विभिन्न राष्ट्रों की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रिटेन की कार्यपालिका का अध्ययन हमने शुरू किया था और इसके प्रथम टॉपिक के रूप में हमने ब्रिटिश सम्राट और राज मुकुट के बारे में पढ़ा था। और उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है उसकी दोहरी कार्यपालिका, तो नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हम ब्रिटिश सम्राट और उसके राजमुकुट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिमंडल से मिलकर बनती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स का वास्तविक इस्तेमाल जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। अनेक विचारकों ने मंत्रिमंडल का जो महत्व है ब्रिटिश सरकार में उसको इंगित करते हुए कई विचार हैं वो प्रकट किए हैं। जैसे लावेल ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। इसी प्रकार रैमजे म्योर ने ये कहा कि कैबिनेट यानी ब्रिटेन का मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का परिचालक है। वहीं बेजहोट का मानना है कि कैबिनेट एक हाइफन है जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है। यानी इन सभी विचारकों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों को धारण करने के कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था माना है। कार्यपालिका शक्तियों के ऊपर इसका इतना नियंत्रण है कि रैमजे म्योर ने कई बार इसे कैबिनेट के अधिनायकत्व वाली, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप वाली सरकार भी कहा है। भारत में भी इसी प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन की या मंत्रिमंडल है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं ब्रिटेन ने चूँकि सर्वप्रथम संसदीय शासन व्यवस्था का प्रयोग किया है और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया है, तो इस शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती है जो निम्नानुसार है। सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका है उसका वास्तविक कार्यपालिका के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सम्राट है उसका चयन वंशानुगति पर निर्भर करता है, वहीं वास्तविक कार्यपालिका है वो जनता के द्वारा चुने गए लोगों में से निर्मित होती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, यानी एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं या व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। यानी ब्रिटिश लोक सदन और लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वही ब्रिटिश कार्यपालिका में स्थान ग्रहण करते हैं या ब्रिटेन के मंत्री उन्हीं में से किन्हीं व्यक्तियों को बनाया जाता है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित है। संपूर्ण मंत्रिमंडल किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय के लिए, नीति निर्माण के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो उत्तरदायी रहता है। ये उत्तरदायित्व है ये संसद के निम्न सदन की ओर रहता है, यानी निम्न सदन का जब तक मंत्रिमंडल पर विश्वास है मंत्रिमंडल अपने पद पर बना रहता है, सरकार है वो अपने पद पर बनी रहती है। इसके अलावा मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सम्राट के प्रति होती है। मंत्रिमंडल के निर्माण के साथ ही सभी मंत्री गोपनीयता की, सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, यानी जो भी निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाएंगे उनको लीक नहीं होने दिया जाए या समय से पहले वो उन निर्णयों को, उन नीतियों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे।
राजनीतिक सजातीयता एक अन्य गुण है इस व्यवस्था का, यानी सभी मंत्री है वो एक ही दल से संबंधित होते हैं, यानी संसद में बहुमत प्राप्त करता जो दल है उसी के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। और प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल का नेता होता है, वो इसे नेतृत्व प्रदान करता है। मंत्रिमंडल का गठन है उसकी प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन औपचारिक स्वरूप से या उसकी जो नियुक्ति है, निर्वाचन गलत शब्द है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो औपचारिक रूप से सम्राट के द्वारा की जाती है। लेकिन ब्रिटेन में चूंकि द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आम चुनाव है वो प्रधानमंत्री के ही चुनाव कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दल अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार को ही चेहरा बनाकर या सामने रखकर अपने निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होता है। तो संसद में निम्न सदन में जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसके नेता को, उसके लीडर को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और उसकी सलाह पर सम्राट अन्य व्यक्तियों को मंत्री की शपथ दिलवाता है या अन्य व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में यानी कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या अंतर है। कई बार इन दोनों शब्दों को समानार्थी समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है वो पाया जाता है। पहला अंतर है वो है साइज से संबंधित, आकार से संबंधित। मंत्रिमंडल है उसका आकार मंत्रिपरिषद से छोटा होता है। पद संबंधी भेद, मंत्रिमंडल है उसके अंदर केवल कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को शामिल माना जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, संसदीय सचिव, जूनियर लॉर्ड, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद एक बृहत्तर संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले मंत्रियों को कैबिनेट का डेजिग्नेशन, कैबिनेट की पदवी दी जाती है। सिर्फ उन लोगों को मिलाकर जो एक छोटा समूह बनता है उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। इनमें वेतन संबंधी भेद भी पाया जाता है। कार्य और शक्ति संबंधी भेद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतम महत्वपूर्ण कार्य है वो कैबिनेट के द्वारा या कैबिनेट ही सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेती है। मंत्रिपरिषद में शामिल अन्य मंत्रियों को केवल उनके विभाग से संबंधित कार्य होने पर ही बैठक में शामिल किया जाता है। अन्य सभी महत्वपूर्ण बैठकें हैं जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, इसका मतलब है केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री है उसमें शामिल होंगे। सिर्फ यदि किसी विभाग के बारे में, स्पेशल विभाग के बारे में वहाँ पर चर्चा होनी है तो उन विभागों से संबंधित अन्य मंत्रियों को भी वहाँ पर बुलवाया जाता है। तो मंत्रिमंडल एक अपेक्षाकृत छोटी और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक संस्था है। फिर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, इसकी क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, क्योंकि मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका ही है, तो ये कार्यपालिका संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, कार्यपालिका के ऊपर सर्वोच्च नियंत्रण रखना और कार्यपालिका के विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना या समन्वय स्थापित करना। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, यानी ये कार्यपालिका होते हुए भी कुछ विधायी कार्यों को भी संपन्न करती है। क्योंकि जो व्यवस्थापिका के सदस्य है वही मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं, तो शासन की सर्वोच्च इकाई होने के कारण कई बार व्यवस्थापन संबंधी कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रारंभ किए जाते हैं। और राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल है वो संसद के ऊपर और उसके द्वारा किए जाने वाले विधि निर्माण पर भी महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता है। और कई बार ऐसा होता है कि कार्य की अधिकता के कारण व्यवस्थापिका या संसद है वो इन डेप्थ या फिर गहराई से किसी लेजिस्लेशन का निर्माण नहीं करती है, केवल ड्राफ्टिंग करके और बाकी कार्य है वो कार्यपालिका के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन भी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में इसे सपरिषदीय आदेश भी कहा जाता है।
यानी व्यवस्थापिका कार्य की अधिकता के कारण अपने व्यवस्थापन संबंधी कुछ कार्यों को कार्यपालिका पर छोड़ देती है। उसके अलावा इसके पास महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां भी है, जैसे बजट का निर्माण करना, उसको संसद में स्वीकृत करवाना, राष्ट्रीय आय और व्यय का नियंत्रण रखना। ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग या उसका नेतृत्व करता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण ये संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। इसी कारण ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, इसे कई बार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री का पद है, ये एक तरीके से अनौपचारिक पद है, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। शुरुआती दौर में जब ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी, उस समय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता है वो सम्राट के द्वारा की जाती थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जब जॉर्ज प्रथम है वो सम्राट के रूप में उन्होंने अपना पद संभाला, तो इंग्लिश नहीं आने के कारण उन्होंने कैबिनेट की अध्यक्षता करना है वो बंद कर दिया, यानी वो कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होते थे। तो अब प्रश्न ये उठा कि कैबिनेट की यानी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रधानमंत्री जो पद है उसका उदय हुआ और कैबिनेट के सदस्यों में से ही उनके मुखिया के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया, जिसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स यानी समानों में प्रथम, सभी मंत्री है वो समान स्तर के हैं, लेकिन एक को उनका हेड बनाकर प्रधानमंत्री का दर्जा है वो दिया जाता है। 1721 में नियुक्त वॉलपोल है वो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और यदि हम किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो 1878 में सबसे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो पद है उसका उल्लेख हुआ था, जब लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो बताया था। यानी इससे पहले कभी भी ब्रिटेन के विभिन्न शासन अधिनियमों में या फिर विभिन्न प्रकार के जो आदेश निकलते थे उनमें या संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र नहीं है। ये परिस्थिति वश उत्पन्न हुआ एक पद है और अब ये प्रथा है वो आगे तक चली आ रही है। तो प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय सरकार का केंद्र बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के गठन पर इसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसके कहने पर ही सम्राट विभिन्न व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए और किस तरीके से उन विभागों में नीतियों का निर्धारण हो, इस पर भी प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का अंत भी प्रधानमंत्री के हाथ में है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से असहमत है तो अंततः उसे भी त्यागपत्र देना ही पड़ता है। शासन पर नियंत्रण यानी समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी जो कार्य हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री है उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय भी स्थापित प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों के बीच में भी समन्वय है वो स्थापित किया जाता है। पर राष्ट्र संबंधों का संचालन यानी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका कंडक्शन भी इसी के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है और दूसरे देशों के साथ जो महत्वपूर्ण संधि और समझौते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोक सदन का नेता भी होता है और उसमें होने वाली विभिन्न कार्यवाहियाँ, लाए जाने वाले विभिन्न बिल, वो इसकी ही देखरेख में वो सारा कार्य है वो संचालित होता है। इसलिए इसे हम एक तरीके से लोक सदन का पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं। ये मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाने वाले समस्त निर्णयों से सम्राट को अवगत करवाता है, सम्राट को इनके संबंध में सारी सूचनाएं उपलब्ध
करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ये ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ भी संबंध स्थापित करने में या संबंधों का संचालन करने में भी प्रधानमंत्री की महती भूमिका रहती है। राष्ट्रमंडलीय देश क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य जो भी था उसके जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे, जैसे कालांतर में जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, इस तरह के जो भी देश कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे, उन सब का जो समूह है उसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो इन राष्ट्रों के साथ ब्रिटेन के कैसे संबंध होंगे, किस तरीके से इन संबंधों का संचालन किया जाएगा, इसमें भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसका काफ़ी महत्व है, वो दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही ये राष्ट्र का नायक भी है, लीडर ऑफ द नेशन है, क्योंकि अब जो आम चुनाव होते हैं उनमें दोनों ही राजनीतिक दल अपने प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखकर अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाते हैं। तो ये जो आम चुनाव है ये वास्तव में प्रधानमंत्री के चुनाव ही कहलाते हैं या प्रधानमंत्री के चुनाव में परिणत हो जाते हैं। तो ये हमने अध्ययन कर लिया है ब्रिटेन की कार्यपालिका का, जिसमें सम्राट, राजमुकुट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री थे। इसी तरह से हम अगला जो वीडियो है उसमें अमेरिकन एग्जीक्यूटिव, अमेरिका की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।